दोस्तों आज से एक सुहागिन की मौत कहानी के 5 एपिसोड शुरू होने जा रहे हैं। आपको यह कहानी हर रोज इसी चैनल पर सुबह 9:15 बजे मिला करेगी। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा सुने, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस कहानी को जरूर पहुंचाने का काम करें। दोस्तों एक सुहागिन की मौत के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गजराज की आंखें जिस दृश्य को देख रही थी उसे देखकर गजराज के तीरपन कांप गई। पूरी तरह से चीखने के चक्कर में वो ये नहीं देख सका कि सब कुछ कैसे हो गया। इस वक्त इतना जरूर देख रहा था कि सीमा के दोनों हाथों में इसी वक्त ढलान पर खड़े एक कमजोर से पेड़ की जड़ है। वो वहीं पर रुक गई। पत्थर की तरह लिद्दर तक नहीं पहुंच सकी से सीमा। पतली सी जड़ वाला वो कमजोर पेड़ सीमा का वजन संभाले जोर जोर से हिल रहा था और उसको पकड़े सीमा बुरी तरह से रोती हुई चीख रही थी, राज, राज मुझे बचाओ राज, ये पेड़ टूटने वाला है राज। पसीने में डूबा गजराज हक्का बक्का वहां पर कांपता खड़ा रहा। उसका दिमाग ठस हो गया था। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो उसका बस चलता तो कमबख्त पेड़ को उखाड़कर फेंक देता, मगर पेड़ गजराज की पहुंच से बाहर था। सीमा ने उसी अवस्था में चीख कर वही सब पुनः कहा। इस बार गजराज की इच्छा चीख कर यह कह देने की हुई कि उस पेड़ को छोड़ दे हरामजादी। तेरी हत्या के लिए यह सब ड्रामा मैंने ही रचा था। मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। क्यों मेरी गर्दन के पकड़कर मौत के ऊपर लटक रही है? छोड़ दे इस पेड़ को। परंतु वह ऐसा कुछ कह नहीं पाया था। जब तीसरी बार चीख कर सीमा ने अपने शब्द दोहराए तो जोर से बोला, तुम उस पेड़ को मजबूती के साथ पकड़े रहो। सीमा, सीमा मैं कुछ करता हूं। कहकर वो तेजी से घूमा। सीमा को बचाने के लिए किसी चीज की तलाश में नहीं बल्कि किसी ऐसे वस्तु की तलाश में जिसे उस कमजोर पेड़ को यहीं से उखाड़ फेंके, और बुखलाई हुई उसकी नजर एक भारी पत्थर पर जाकर टिक गई। बिजली किसी गति से उसके जेहन में विचार कौंधा कि अगर मैं इस पत्थर को पेड़ के सीध में लुढ़का दूं तो काम हो जाएगा। सीमा की चीख और घोड़े के टापे निरंतर वहीं पर गूंज रही थी। उत्साहित से गजराज ने अपने हाथ में दबा रिवॉल्वर एक तरफ फेंका और वह भी पत्थर की तरफ लपकने की चेष्टा ही कर रहा था कि टापों की आवाज पहाड़ी के ऊपरी किनारे पर पहुंच गई थी। गजराज ने बुखलाकर उधर देखा। अधेड़ आयु का एक घुड़सवार आंधी तूफान की तरह इधर ही दौड़ा चला आ रहा था। गुस्से के कारण गजराज तिलमला उठा। ये हरामजादा कहां से आ गया? अवाक खड़ा गजराज अभी अभी अपने होश संभाल भी नहीं पाया था कि घुड़सवार आनन फानन में उसके नजदीक पहुंच गया। घोड़ा रोकते हुए उसने तीखे स्वर में पूछा, क्या हुआ? ये औरत की चीखें कैसी है? गजराज की इच्छा हुई कि पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार दे। घुड़सवार ने प्रश्न जरूर किया था परंतु उत्तर के लिए गजराज के ही बोलने की कोई प्रतीक्षा नहीं की, और उसने बल्कि बिजली सी घोड़ तेजी से गति से घोड़े से उतर गया। दौड़कर वो वहां पहुंचा जहां कुछ देर पहले गजराज खड़ा था। ढलान पर मौजूद दृश्य को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे वो तो मौत के मुंह पर लटक रही है। गजराज का दिल चाहा कि उसे आगे बढ़कर इस अधेड़ उम्र को भी ढलान पर धक्का दे दे, परंतु ऐसा नहीं किया उसने, क्योंकि वो जानता था कि छोटी सी भूल फांसी के फंदे पर लाकर सीधा उसके गले में डाल देगी। बड़ी तेजी के साथ ये बात उसके जहन में कौंधी कि हालात बदल चुके थे। उसने दोबारा से अभिनय करना शुरू कर दिया, वरना वो फंस जाएगा। और समय की इस नाजुकता को भांपते हुए वह चीख पड़ा, वो मेरी पत्नी है, प्लीज किसी तरह उसे बचा लीजिए। पर मैं अधेड़ विद्युत चालित किसी पुतले की तरह घूमा। उसकी नीली आंखों से आंखों में मिलते ही गजराज सन पड़ा रह गया। उस ब्लेड की धार से भी कई गुना ज्यादा पैनी थी वो आंखें। गजराज को लगा कि अधेड़ उसकी छाती को चाक करके दिल में छुपे चोर को देख रहा है। गजराज को अपना जीवन दीपन बुझता नजर आया। संभलकर वो फिर सीमा को बचाने के लिए गिड़गिड़ा उठा, जबकि उसके गिड़गिड़ाने से पहले ही अधेड़ अपने घोड़े की तरफ झपटा। जिन से नीचे की उसने एक लंबी रस्सी की गुच्छी निकाली। गजराज का दिलो दिमाग हाहाकार कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब दुनिया की कोई भी ताकत सीमा को मरने नहीं देगी। युवक से भी कहीं ज्यादा फुर्तले इस अधेड़ को रोकने की कोई युक्ति भी नजर नहीं आ रही थी। निकलसन, बल्लो, टीटू, बगेश लिद्दर के पार वाले किनारे पर पड़े एक विशाल पत्थर की बैक में छुपे ये सारा खेल देख रहे थे, जो उनके सामने वाले किनारे के नीचे ढलान पर चल रहा था। दांत पीसते हुए टीटू ने कहा,
ये उल्लू का पट्टा कौन है जो यहां तक कैसे पहुंच गया? मुझे तो लगता है कि सारा गुड़ गोबर हुआ जा रहा है। बागेश बोला, कुछ करो निक्कू, देखो वो रस्सी की गुच्छी खोल रहा है। कुछ ही देर में लस्सी लटका देगा और फिर सीमा इस रस्सी को पकड़ लेगी। जबकि निकलसन का चेहरा इस वक्त बिल्कुल फक पड़ा था, जैसे सामने वाले किनारे पर मौजूद वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जिसे उसके साथी नहीं देख पा रहे थे। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अरे, टीटू की आवाज आई। अब तो रस्सी सुलझाने में राज भी उसकी मदद कर रहा है। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है? बागेश बड़बड़ाया, सारा प्लान चौपट हो गया है लगता है। बल्लो के चेहरे की उत्तेजना गुस्से के भाव थे। अपने बाएं हाथ के गुस्से की शक्ल देकर वो जोर जोर से पत्थर पर मारता हुआ बोला, नहीं नहीं, मैं सारे खेल को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? बौखलाकर एकदम से निकलसन ने उसकी तरफ देखा। तेरी जेब में रिवॉल्वर है निक्कू, निकाल और शूट कर दे उस हरामजादे को। फिर देखूंगा कि कैसे उस पेड़ को पकड़े रहती है। और वो एक गोली उस बुड्ढे के भेजे में भी उतार दे। लुढ़कता हुआ वो नदी में जा गिरेगा। पता नहीं घोड़े पर सवार यहां क्या कर रहा है कुत्ता। नहीं, निकलसन इस तरह चीख पड़ा जैसे बल्लो ने कोई बहुत खतरनाक बात कह दी हो। बल्लो गुर्राया, क्यों नहीं? तुम उस आदमी को नहीं जानते हो? क्या मतलब? कौन है वो? पंडित जी, झुंझलाए हुए बल्लो ने पूछा। कौन पंडित जी? केशव पंडित, LIC का सबसे ज्यादा धुरंधर जासूस है वो। लोमड़ी के कई गुना ज्यादा चालाक, चीते से कहीं ज्यादा फुर्तीला और आदमखोर, शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तुम्हारा खराब है। निकलसन एकदम से गुर्रा उठा। उसे जानते नहीं हो, इसलिए बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। अगर उसे इस इल्म हो गया कि यहाँ सीमा का कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी तो हमारा धज्जियां उड़ाकर बिखेर कर रख देगा। जिस कानून की पकड़ से अभी तक तुम बहुत दूर हो, वही कानून हमें अपने शिकंजे में इस कदम कस लेगा कि बकवास मत करो। मैं नहीं जानता कि वो क्या अफलातून चीज है या जिसे तुम्हारे चेहरे पर 12 बजा दिए, मगर इतना जानता हूं कि रिवॉल्वर से निकली गोली से कोई बड़ा अफलातून नहीं होता। कमबख्त के भेजे एक गोली चलेगी और लगेगी, हमेशा के लिए अपनी सारी खूबियों के साथ मुंह फाड़े पड़ा रह जाएगा। फिर कोई ऐसी बात उसे पता लग जाए तो हमारा क्या बिगाड़ सकेगा? बल्लो ने कहा। भगवान के लिए होश में आओ बल्लो, उसका मरना इतना आसान नहीं है। निकलसन ने जोर से कहा। रिवॉल्वर की गोली से भी किसी आदमी का मरना इतना आसान है? यकीनन नहीं। तो जेब से रिवॉल्वर निकाल कर मुझे दो, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। बल्लो ने कहा। इस तरह कोई समस्या का हल नहीं होगा। उल्टे इस झमेले में हम इतनी बुरी फंस जाएंगे कि जिंदगी भी वैन की तरह नहीं पहुंच पाएंगे। निकलसन ने कहा। और इस वक्त वहां पर तुम्हारे ख्याल से हमारी कोई समस्या हल हो रही है? उत्तेजित बदलों ने सामने वाले किनारे की तरफ संकेत करते कहा। देखो, सीमा की तरफ रस्सी उछाल चुका है। वो हरामजादी रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रही है और देखो उस कमीने राज को। बूढ़े के काम में वो उसकी मदद कर रहा है। एक गोली इस हरामजादे को भी मारनी पड़ेगी, बल्लो ने कहा। निकलसन ने उसकी तरफ देखा। सचमुच वो जो बता रहा था वही सब कुछ उसके सामने चल रहा था जो बल्लो ने कहा था। निकलसन की बुद्धि सठियाकर रह गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसकी, जबकि बल्लो दोबारा से अपनी उत्तेजित अवस्था में गुर्राया। क्या सोच रहे हो निक्कू? ये सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। किसी बेवकूफ की तरह निकलसन ने बल्लो की तरफ देखा। बड़े ही अजीब से टूटे स्वर में बोला, यह वक्त कुछ करने का भी नहीं है। मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि वैसा सब कुछ होने से मेरे ख्याल में इस वक्त असंभव है जैसा तुम करना चाहते हो। अगर वो हो भी गया तो भविष्य में हमें कोई लाभ नहीं होगा। वेन तक पहुंचने से पहले ही हम जेल की चारदीवारी में चक्की पीस रहे होंगे। और जो हो रहा है वो, उसके होने से क्या हम वेन तक पहुंच जाएंगे? देखो, उस हरामजादी ने पेट छोड़कर रस्सी पकड़ ली। वो दोनों रस्सी से ऊपर खींच रहे हैं। वो बच्चा है कि रिक्कू? उसके बचने से अब कुछ ही पल है, और अगर सुहागन की हत्या न हुई तो ब्रिजेश की आत्मा हमें कुछ नहीं बताएगी। हमें कभी कुछ मालूम नहीं हो सकेगा कि वेन कहां पर है। सुहागन की हत्या हम फिर कभी भी कर सकते हैं, मगर वो हत्या करने में कम से कम ये वक्त बिल्कुल नहीं है। और मैं कहता हूं कि ये अब भी वक्त है। हमारे पास चंद ही क्षण बाकी है। सीमा को वो काफी ऊपर तक खींच चुके हैं। अगर हम इन चंद क्षणों में चूक गए तो जीवन में फिर कभी सुहागिन की हत्या का मौका नहीं मिलेगा। पासे अभी भी पलट सकते हैं, बस एक गोली रस्सी पर और दूसरी उस बूढ़े के भेजे में।
दोनों की लाशें लिद्दर में जा गिरेंगी। बल्लो ने कहा, वो अपना आपा खोते ही जा रहा था। उससे हमारी समस्या हल नहीं होगी। हमारी योजना थी कि सुहागिन की हत्या कर दें, सुहागिन की मौत कर दें, वह हत्या नजर भी न आए और दुर्घटना महसूस हो जाए। निकलसन ने कहा, भाड़ में जाए तुम और तुम्हारी योजना। पागल मत बनो बल्लो। इस तरह उन्हें खत्म कर देने से सारी दुनिया जान जाएगी कि उनकी हत्याएं हो गई है। फिर इन हत्याओं के जुर्म में भी हम बसते फिरेंगे। तुम इस तरह नहीं मानोगे। काश मैं इतनी दूर तक चाकू फेंक सकता। कहने के साथ ही बल्लो ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालने के लिए उस पर जंप लगा दिया। निकलसन का एक मजबूत और उसके जबड़े पर पड़ा। अब दबी दबी सी चीख के साथ बल्लो पीछे उलट गया। निकलसन गुर्राया, भागेश, टीटू पकड़ो इसे। यह हमेशा की तरह अपने ठस दिमाग से न सोचकर उत्तेजना के साथ बेवकूफी करने जा रहा है। क्या बल्लो रिवॉल्वर से गोली निकाल देगा या फिर बागेश और टीटू उसे करने से पहले ही रोक लेंगे? क्या होगा अब आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारी कहानी के 5-5 एपिसोड हर रोज आया करेंगे। दोस्तों, आप सभी इस कहानी को पूरा सुने और ये कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। निकलसन गुर्राया, भागेश, टीटू पकड़ो इसे। ये हमेशा की तरह अपने ठस दिमाग से न सोचकर उत्तेजना में बेवकूफी करने जा रहा है। बल्लो उछलकर खड़ा होता वो चीखा, बेवकूफी तुम कर रहे हो। अगर आज अपनी मूर्खता में कामयाब हो गया तो हम सब बुरी तरह से फंस जाएंगे टीटू। हमारी सारी योजना, अभी तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। भागेश, संभाल इस मूर्ख को। निकलसन ने दोनों को समझाते हुए कहा। हालांकि टीटू और बागेश स्वयं निर्णय नहीं कर पाए थे कि वर्तमान परिस्थितियों में से दोनों में से कौन ठीक कर रहा है, परंतु पिछला अनुभव यह था कि बल्लो अकड़पन के फैसले करता था और निकलसन दिमाग से तथा निकलसन के दिमाग के फैसलों से उन्हें कई बार मुसीबत से बचा लिया था। इस बैकग्राउंड के आधार पर उन्हें लगा कि बल्लो ही गलत होगा। उन दोनों ने एक साथ जंप लगाकर बल्लो को पकड़ लिया। बल्लो ने चीख पड़ने के लिए मुंह फाड़ा ही था कि निकलसन ने झपटकर उसके मुंह पर हाथ रख लिया। बल्लो के मुंह से सिर्फ गूंगू की आवाज निकल रही थी। हाथ मानो कुड़कर का ढक्कन बन गया था। निकलसन शायद नहीं चाहता था कि पंडित जी को उनकी उपस्थिति का कोई आभास हो जाए। केशव पंडित को वो बहुत अच्छी तरह जानता था। इधर उन दोनों ने मिलकर सीमा को बचा लिया था। सीमा पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही थी। जब गजराज ने देखा कि सीमा ऊपर की तरफ आ रही है तो वो जोर से चिल्ला पड़ा, सीमा, सीमा। उसके सुरक्षित पहाड़ी के ऊपर पहुंचने पर ही गजराज दौड़कर उससे लिपट गया। पंडित जी अपने स्थान पर खड़े हाँफ रहे थे। सीमा का चेहरा इस वक्त हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। साक्षात मौत की परछाइयां अभी तक उसके चेहरे पर नाच रही थी। गजराज के यूं दौड़कर लिपट जाने पर अपनी तेज आंखें खोलकर उसने कुछ बोलने की कोशिश जरूर की, किंतु उसके मुंह से शब्द यही कराह निकल सकी थी। होठ फड़फड़ाकर रह गए, आंखें बंद होती चली गई। सीमा, सीमा। उसे झंझोड़ता हुआ गजराज पागलों की तरह चीख पड़ा, किंतु एक हल्के से झटके बाद सीमा का सारा जिस्म ढीला पड़ गया। गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। सांसों को नियंत्रित करने के बाद अब पंडित जी अपनी जेब से चार मीनार का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा रहे थे। एक बहुत ही गहरा कश उन्होंने ले लिया और वहां पर अंदाज होते हुए धीरे धीरे वो गजराज ने उनसे कहा, देखिए प्लीज, देखिए तो सही मेरी सीमा को क्या हो गया है। धुआं उगलते ही पंडित जी ने बहुत ही कड़वा सा मुंह बनाया और अपने स्वादानुसार शांत और गंभीर स्वर में बोले, वो सिर्फ बेहोश हुई है, मगर अरे मरी नहीं है। इसके नसीब में यदि मरना होता तो यूं मौत इसकी गिरफ्त में इतनी बुरी तरह फंसने के बाद भी बाहर न निकलती। मुझे तो हैरत है कि इतने बेहोश हो जाने का इसे समझ लिया। जितनी देर तक मौत के जबड़ों के बीच ऐसी फंसी रही, उतनी देर तक उस अवस्था में शायद हम खुद भी खुद को होश में न रख पाते। गजराज हाथ जोड़कर सीमा के पास खड़ा होता हुआ बोला, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हालांकि इस वीराने में किसी की मदद की कल्पना नहीं की जा सकती थी, परंतु आप भगवान की तरह प्रकट हो गए। अगर सच आप सही वक्त पर न आ गए होते तो मैंने सीमा को खो दिया था। इसे बचाने के लिए मेरे पास तो रस्सी भी नहीं थी। अपनी नीली और पैनी आंखों से उसे घूरते हुए पंडित जी ने कहा, भगवान जो करता है शायद अच्छे के लिए करता है। आप वही हैं ना जो इस पहाड़ी के नीचे डेरे में रह रहे हैं? हाँ। क्या तुम हमें जानते हो?
सिर्फ आपका डेरा देखा है। आप उस वक्त वहाँ नहीं थे। ऐसे वीराने में किसी के द्वारा डेरा डालकर रहना हमें अजीब लगा था। जिज्ञासावश हम डेरे के अंदर चले गए थे। वहां हमने जिस सिगरेट के टोटे पड़े देखे, आप वही सिगरेट पी रहे हैं। ओह! अपने सिगरेट की तरफ देखकर पंडित जी उस युवक के कुल्लू मिलाने में धीमे से हंस पड़े। बोले, हमारा नाम केशव पंडित है। परिचित लोग हमें केवल पंडित जी कहते हैं। पंडित जी के शब्द गजराज के दिलो दिमाग पर जैसे बिजली की तरह गिर गई। दिमाग एकदम सुन पड़ गया। दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया था। अवाक सवा मूर्खों की तरह पंडित जी के गोरे चिट्टे और सिंदूरी सुर्खी लाल चेहरे और घने बालों के समीप बालों के गुच्छों को देखता रह गया। क्या हुआ आपको? पंडित जी ने पूछा। हाँ, गजराज की एकदम से नींद खुल गई। पंडित जी ने सिगरेट में एक कश लगाया और ठीक इसी अंदाज में उसकी गजराज ने मोटी 3 उंगलियों में जगमगाती हुई हीरे की 3 अंगूठियां देखी। धुआं उगलते हुए उन्होंने दोबारा कहा, कहाँ खो गए हो मिस्टर? गजराज, मेरा नाम गजराज है। क्या सोचने लगे थे? कहीं आप वही केशव पंडित तो नहीं, ओ जो LIC के जासूस? मोहक मुस्कान के साथ पंडित जी ने कहा, आप हमें जानते हैं? हाँ। कैसे? आपको भला कौन नहीं जानता? आपके बारे में मैंने बहुत सुना और पढ़ा है। मेरठ में हुए कविता हत्याकांड के सिलसिले में करीब करीब रोज ही अखबारों में आपका नाम होता था। दहेज के लिए की गई बहुत ही निर्मम और विभत्स हत्या थी। उस हत्याकांड को एक ही जिल्द में बांधकर वेद प्रकाश शर्मा ने बहु मांगे इंसाफ का उपन्यास लिखा था। मैंने वो भी पढ़ा है। ओह! पंडित जी ठहाका लगाकर हंस पड़े। वो तो बस यूं ही वेद प्रकाश शर्मा ने हमारे बारे में बड़ा चढ़ाकर लिख दिया, वरना इतने काइयां की इतने खुर्राट हम हैं नहीं। मैं ये नहीं मान सकता, बल्कि कहूंगा कि बहु मांगे इंसाफ के लेखक आपके कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं कर सका था। वरना जिस ढंग से उस हत्याकांड की गुत्थियां आपने सुलझाई थी, उसे देखते हुए उपन्यास का शीर्षक ही केशव पंडित होना चाहिए था। पुलिस, अदालत, कानून और समाज ने कविता को मृत मान लिया था, किंतु आप इन्हें इसे स्वीकारा नहीं, किंतु कविता को जीवित साबित करने के लिए निकल पड़े। फिर जसवंत, मंजीत, सुलक्षणा, रेखा, बंसी, हरनाम के बहुत सी पुख्ता और सुदृढ़ स्कीम के परखच्चे उड़ा दिया आपने। उनके षड्यंत्र का अब आपने पर्दाफाश किया तो सारा भारत चकित रह गया। अदालत तक ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। पंडित के कैरेक्टर में एक खास कमी थी कि यह अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ करते थे। ये कमी लोगों में अक्सर पाई जाती है और इसी ईश्वर प्रदत्त कमजोरी के कारण पंडित जी गजराज के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर मंद मंद मुस्कुराते रहे, मगर उन्हें सामने देखकर गजराज के होश फाख्ता हुए जा रहे थे। मगर प्रशंसा सुनने की कमजोरी होने के पंडित जी ने खासियत ये थी कि वे अपने वर्तमान को चेक करने में बिल्कुल नहीं चूकते थे और न ही प्रशंसा करने वाले पर ढील का इस्तेमाल करते थे। अतः उन्होंने पूछ ही लिया, तो मिसेस सीमा आपकी पत्नी है मिस्टर गजराज? जी हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? दिल्ली के। गुड। पंडित जी कहे उठे, आजकल हम भी दिल्ली में ही हैं। आप दिल्ली में हैं? गजराज का हृदय कांप उठा। मगर आप तो यूपी में थे। मेरठ यूपी का ही एक महानगर है ना। सरकारी नौकरियों में ट्रांसफर होने में कितनी देर लगती है? एकाएक गजराज को सीमा की एक पॉलिसी याद हो आई। हाँ, दिल्ली में सीमा के नाम पर 50,000 की एक पॉलिसी है और पंडित जी भी आजकल दिल्ली में ही है। और ये काम करने वाला था। सीमा यदि मर जाती तो इसकी पॉलिसी का क्लेम LIC के पास जरूर जाता और फिर यह खुर्राट अधेड़ सजग हो उठता। क्लेम में यह जरूर एक अड़ंगा लगाता और सारी योजना की बखिया उधेड़ कर रख देता। गजराज यही सोच सोच कर मरे जा रहा था कि पंडित जी आजकल दिल्ली में है। जबकि सिगरेट का एक और कश के बाद पंडित जी ने पूछा, दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? गजराज ने कहा, जनकपुरी। ओह, कमाल है। आजकल हम भी जनकपुरी में ही स्थित अपने कार्यालय में बैठते हैं। गजराज के पसीने छूटने को हो गए और वो बोल पड़ा, भाई कमाल है पंडित जी, एक ही बस्ती में रहने के बावजूद हमारी भेंट कभी ना हो सकी। खैर, दिल्ली की व्यस्त जिंदगी में अक्सर ऐसा हो जाता है। आप सुनाइए, कश्मीर किस सिलसिले में आए हैं? उसी सिलसिले में जिसे में आप आए हैं। जी। इस बार उसके चेहरे पर पसीना उभरे जो आ गया था। घूमने भाई, घूमने। जाने क्यों पंडित जी ठहाका लगाकर उठ पड़े। भारत भर के लोग कश्मीर को सिर्फ देखने भर के लिए आते हैं, बस यहाँ तो सकते नहीं। और देखो कैसी अजीब बात है। यूं कहने का कश्मीर अपने ही एक हिस्सा है, मगर सिर्फ कहने के लिए, वरना तो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक इंच जमीन नहीं खरीद सकते। वाकई ये अजीब विडंबना है पंडित जी।
खैर फिर भी आपके कश्मीर घूमने का अंदाज मेरी समझ में नहीं आया। यहाँ पर इस वीरान स्थान पर हालांकि यहाँ तो पर्यटक भी कम आते हैं। ज्यादातर यात्री पहलगाम को देखने के बाद वहीं से लौट जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के हुए तो ज्यादा से ज्यादा अमरनाथ जी तक चले, अन्यथा चंदन कड़ी आदि देखी तो लौट गए। कैमिल फॉल तक तो गिने चुने पर्यटक ही आते हैं और एक आप हैं और यहाँ डालकर ही बस गए डेरा। यहाँ भला घूमने का कौन सा अंदाज है? पंडित जी यूं मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे ने अच्छे खासे 100 के नोट के बारे में उससे पूछा हो कि ये क्या है। बोले, टेंट का सामान और ये घोड़ी किराए पर लेकर हम 3 दिन पहले यहाँ आए थे। दिल में निश्चय कर लिया कि कैमिल फॉल के शीर्ष तक जाएंगे जहां से ये झरना गिर रहा है। बड़ा दुस्साहस से भरा निर्णय था आपका। जी, और आज हम अपना लक्ष्य पूरा करके यहाँ लौट आए हैं। सच, कैमिल के आकार में इस पहाड़ी की चोटी से गिरते हुए झरने का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। यहाँ से झरना पानी की सिर्फ एक मोटी धार नजर आता है, मगर वहां पहुंचने पर पता लगता है कि गिरते हुए झरने की चौड़ाई उतनी ही है जितनी यहाँ लिद्दर नदी की चौड़ाई है। वहां पहुंचने वाले शायद आप पहले व्यक्ति होंगे? गजराज ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुनहारी दृश्य देखने के बहुत से दुस्साहसी शौकीन होते हैं, मगर ऐसे लोगों को तंबू और घोड़ी पहलगाम से ही किराए पर लेकर चलना होता है। फिर भी कैमिल के शीर्ष पर पहुंचना एक खतरनाक काम है। सो तो है, मगर क्या? क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? सिगरेट के अंतिम सिरे को जमीन पर डालते हुए पंडित जी ने सामान्य स्वर में ये जब इजाजत चाही तो गजराज का दिल धक से रह गया। गजराज से अब पंडित जी क्या सवाल पूछने वाले थे? क्या उनको गजराज की सच्चाई के बारे में कुछ पता लग गया था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पंडित जी ने अपने सिगरेट के लास्ट टुकड़े को जमीन पर फेंकते हुए गजराज से कहा, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? गजराज एकदम से धक सा रह गया। जब वे जूते से सिगरेट को मसल रहे थे तब गजराज अपने धड़कते दिल को नियंत्रित करने की भरपूर चेष्टा कर रहा था और बोला, मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? ऐसी दुर्घटना कैसे घट गई? पंडित जी ने पूछा। गजराज के समूचे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। फिलहाल पंडित जी के सवालों से बचने के लिए वो बोला, कहानी बहुत लंबी है पंडित जी, कहीं आराम से बैठकर सुनाऊं तो दिल को सुकून मिले। तो फिलहाल तो मुझे सीमा की फिक्र है। लगता है आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पंडित जी ने कहा। बेइंतहा। ऐसा भला कौन होगा जिसे सीमा जैसी पत्नी से प्यार ना हो, गजराज ने कहा। ऐसे लोग भी होते हैं मिस्टर गजराज, जो अपनी पत्नी को दुश्मन समझते हैं या किसी वजह से अपनी राह का काटा। क्लेम्स पर काम करते करते हमने ऐसा कई बार पाया है कि पत्नी के बीमे की छोटी मोटी रकम को हासिल करने के लिए पति पत्नी का मर्डर तक कर देता है, पंडित जी ने कहा। गजराज एकदम सा सन पड़ गया था। उसका चेहरा भी एकदम सफेद पड़ गया। वह हड़बड़ाते हुए बोला, ऐसा ऐसा भला मैं क्यों करूंगा? दौलत की हमारे पास कोई कमी नहीं है। पंडित जी ने उसे बहुत ही गौर से देखा और फिर एक बहुत ही जोरदार ठाका लगाकर हंस पड़े और बोले, हमारा मतलब यह नहीं था मिस्टर गजराज, हम तो तुम्हारी पहली बात का जवाब दे रहे थे। तुमने कहा था कि ऐसी पति दुनिया में भला कैसा कौन होगा। हमने बताया कि ऐसे पति पत्नी हमें देखे हैं। गजराज का दिल बैठने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो व्यर्थ ही नर्वस हो रहा है। एक ही मूर्खतापूर्ण वाक्य कहा गया और अब उसे अपने इस मूर्खतापूर्ण वाक्य पर पर्दा डालने के लिए भी कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। पंडित जी ने कहा, जो कुछ हमने देखा है उससे महसूस होता है कि सीमा से तुम्हें बहुत ही प्यार है। क्या देखा है आपने? गजराज उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था। गजराज के माथे पर पसीना छलक आया था। सीमा को मौत के जबड़े में फंसा देखकर तुम्हारा चीखना, हमारे सामने उसे बचाने के लिए गिड़गिड़ाना और उसके बेहोश होने पर भी तुम्हारी बौखलाहट। ओह, गजराज ने एक आराम सी आंख भरी। मगर यदि एक बात पर गौर करें तो लगता है कि सीमा से तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं है, एकदम से पंडित जी ने कहा। गजराज के तो छक्के छूट गए। गजराज को समझ नहीं आया कि उन्होंने ये बात क्यों बोली और वो बोला, कौन सी बात? अगर तुम्हें सीमा से प्यार होता तो तुम उसे इस खतरनाक पहाड़ी पर किसी ऐसे स्पॉट पर पहुंचने ही नहीं देते जहां से उसे ढलान पर लुढ़क जाने की संभावना हो, पंडित जी ने अपने अंदाजे के साथ कहा। गजराज ने कहा, मैं कह तो चुका हूं कि आपको यह लंबी कहानी है। आप प्लीज सीमा को उठाकर इस घोड़ी पर लादने में मेरी मदद कीजिए। पहले हम डेरे में पहुंचकर इसे होश में लाने की कोशिश करते हैं,
तब वहीं बैठकर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अचानक ही हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। फिर भी मैं अपने चंद सवालों का जवाब यही चाहूंगा। फिर से पंडित जी ने वहीं पर खड़े होकर कहा। कैसे सवाल? गजराज ने पूछा। अचानक ही पंडित जी घूमे और उनकी पीठ पर अपने तरफ होते ही अपने दिमाग पर छाई घबराहट को कम करने के लिए गजराज ने एक सिगरेट सुलगा ली। जबकि चहलकदमी करते पंडित जी घोड़ी से नीचे पड़े रिवॉल्वर को उठाकर फिरकनी की तरह पुनः उसकी तरफ घूमकर बोले, ये रिवॉल्वर किसका है? मेरा। झूठ बोलना गजराज के मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि रिवॉल्वर का लाइसेंस उसी के नाम था। क्या इससे अब फायर आपने ही किया था? जी हाँ। किस पर? वो सामने वाले किनारे पर एक आदमी था। सामने वाले किनारे की तरफ इशारा करने के बहाने गजराज ने अपनी पीठ उनकी तरफ कर ली। वो नहीं चाहता कि चेहरे पर उभरने वाले घबराहट के सारे ढेर सारे चिन्हों में पंडित जी किसी एक को भी देख सके। सामने वाले किनारे पर एक आदमी? पंडित जी चौंक पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये गजराज किसके बारे में बात कर रहा है। गजराज ने कहा, जी हाँ, एक नहीं 3 आदमी थे। 3? हाँ। चहलकदमी करते हुए पंडित जी उसके नजदीक आए। बोले, चलो मान लिया कि वहां 3 आदमी थे, मगर इसमें उन पर फायर करने की जरूरत कहां से आ पड़ी? फायर मैंने उनमें से सिर्फ एक पर किया था, और क्यों किया था मैं फिर कहता हूं कि इसके पीछे लंबी कहानी है। गजराज ने फिर से अपना पसीना पोंछते हुए कहा। छोड़ो इस सवाल को, यह बताओ कि तुम्हारी गोली उसे लगी या नहीं? पंडित जी ने फिर से सवाल कर दिया। गजराज ने कहा, नहीं, मेरा निशाना शायद चूक गया। कहने को तो कह गया, परंतु इसी क्षण उसे इस बात स्मरण हो आई कि उसके रिवॉल्वर से नकली गोली निकली थी, और वैसे ही नकली गोली अभी भी उसके एक रिवॉल्वर में भी थी। उस रिवॉल्वर में जो इस वक्त इस काया आदमी कब्जे में था। गजराज एकदम से सुन पड़ गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसने क्या कह दिया, और उसे यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। वह भगवान का शुक्र मनाना चाहता था कि आगे कुछ ऐसा ना हो। गजराज का दिल चाहा कि वह घूमे और पंडित जी के हाथ से रिवॉल्वर छीन ले, मगर ऐसा करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात थी। लेकिन अगर रिवॉल्वर इस कुर्राट जासूस के हाथ में रहा तो क्या वो उसकी मौजूद गोली को भी नहीं देख लेगा? क्या ये पहचान नहीं जाएगा कि गोली नकली है? गजराज मन ही मन बड़बड़ाया। जरूर पहचान जाएगा। गजराज की आंखों के सामने बहु मांगे इंसाफ के वे दृश्य चकरा उठे, जिसमें इस जासूस ने छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़कर असंभव को संभव कर दिखाया था। मुजरिमों को इस सुदृढ़ योजना को रेत के महल की तरह गिरा दिया था इसने। ये जानने के बाद कि गोली नकली है, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? गुजरात का दिल चाह रहा था कि धरती फटे और यही इसी वक्त धरती में समा जाए। अचानक ही पीछे से पंडित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इस क्षण गजराज का समूचा जिस्म तेज हवा के बीच सूखे पत्तों की तरह कांप उठा। क्या उन तीनों के पास कोई मोटरसाइकिल थी? हाँ 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 हाँ, वही। बड़े ही मुश्किल से वो 2 शब्द बोल पाया। कमाल है, उसे पंडित जी की बड़बड़ाहट सुनाई दी। यहां भला मोटरसाइकिल कैसे पहुंच सकती है? पहले तो सामने वाले किनारे पर किसी व्यक्ति का पहुंचना ही कम अंदाज नहीं माना जाता, क्योंकि सरकारी डाक बंगले से यहां तक पहुंचने में भी तो काफी सामने का रास्ता है, मगर उस किनारे तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं। फिर मोटरसाइकिल का वहां पहुंचना तो बिल्कुल ही असंभव है। यही तो मैंने सोचा था, गजराज ने कहा। पंडित जी ने पूछा, क्या मोटरसाइकिल आपने अपनी आंखों से देखी थी? गजराज जानता था कि वो मोटरसाइकिल नहीं थी, मगर फिर भी सीमा से मोटरसाइकिल के वहां होने की बात कह चुका था। सीमा अभी भी जीवित थी, होश में आने पर इस बारे में पंडित जी को बता सकती थी। उसने अपने ही द्वारा फैलाए गए व्यवस्था के जाल में फंसकर यह झूठ बोलना जरूरी हो गया था, और बोला, जी हाँ, मोटरसाइकिल पर सवार होकर मैंने उन्हें उस पत्थर के पीछे गुम होते हुए भी देखा था। और इस बार पंडित जी ने उसके दोनों कंधे पकड़े और जबरदस्ती अपनी तरफ घुमा लिया। पंडित जी की इस हरकत ने तो गजराज के होश उड़ा दिए। उसकी टांगे कांप गई। उसे नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला था। चेहरे पर उभर आए पीलेपन की लाख चेष्टाओं के बावजूद भी वो छिपा नहीं सका। पंडित जी की नीली ब्लेड की धार से भी कई गुना ज्यादा तेज पैनी आंखें गजराज के चेहरे पर गड़कर रह गई। गजराज ने पंडित जी के चेहरे पर इस वक्त पत्थर की सी शक्ति महसूस की। ये वे भी उसके चेहरे की चीरती हुई चली जा रही थी। गजराज की आत्मा कांप उठी, जबकि इस बार पंडित जी के मुंह से निकला, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? एकदम से फिर से उसकी जुबान फिसल गई और बड़बड़ाते हुए गजराज ने कहा, यही तो हम जानना चाहते हैं। पंडित जी ने पूछा, क्या क्या झूठ बोला है मैंने? वहां कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, तुमने कोई मोटरसाइकिल नहीं देखी।
गजराज दृढ़तापूर्वक कह उठा, मोटरसाइकिल वहीं पर थी। ये झूठ है। पंडित जी अब एकदम गुस्से में हो गए थे और गुर्रा कर बोले, सफेद झूठ। आप ये कैसे कह सकते हैं? उस वक्त तो आप यहां थे भी नहीं। हम यहां नहीं थे, मगर इतने दूर भी नहीं थे कि मोटरसाइकिल की आवाज सुनी न हो। सारे घाटे में गूंजती उस आवाज को हमने अपने कानों से सुना था मिस्टर गजराज, और हमारे ये कान कभी आंखों का काम करते हैं। क्या मतलब? गजराज ने पूछा। मतलब कि ये जिस अचानक ढंग से मोटरसाइकिल की आवाज तनी हुई शुरू हुई थी, उसी अचानक ढंग से बंद भी हो गई। गौर करो मिस्टर गजराज, आवाज बिल्कुल अचानक ही बंद हो गई। मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने पर आवाज अचानक शुरू होती सकती है, मगर यदि उस पर कोई सवार होकर चले तो अचानक बंद नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे दूर तक धीमी पड़ती आवाज जाती है और एक समय पर हमारे कानों को आना बंद हो जाती है। गजराज का कलेजा मुंह में आ गया और वह बोल पड़ा, तो फिर आप आवाज बंद हो जाने पर किस नतीजे पर पहुंचे? वहां मोटरसाइकिल नहीं पहुंच सकती। इस ठोस हकीकत की रोशनी में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल की आवाज किसी टेप में भरी हुई थी, जिसे किसी खास मकसद से इस घाटे में कहीं चलाया गया और मकसद पूरा होने पर उसे ऑफ कर दिया गया। अचानक से आवाज बंद कर दी गई। पंडित जी ने अपने अंदाजे से सारी बातों को जोड़ जोड़ कर गजराज को कह दिया। गजराज के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। गजराज को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कितनी कितनी छोटी बातों पर ध्यान देता है। गजराज जानता था कि निकलसन आदि ने वो आवाज एक टेप से ही पैदा की थी, और उस हकीकत को बिना देखे ये खुर्राट जसूस आदमी किस तरह जान गया था। मगर अब पंडित जी से बचे रहने के लिए उसे अपनी कही बात पर डटना जरूरी था। पंडित जी ने उसी दृष्टि से उसे घूरते हुए पूछा, क्या आप मेरी बात पर इत्तेफाक नहीं करते मिस्टर गजराज? इत्तेफाक तो रखता हूं पंडित जी, मगर क्या? मोटरसाइकिल क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए जान नहीं सकता। और आवाज का अचानक बंद होना, हो सकता है कि कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। आगे जाने के लिए उन्होंने फिर से स्टार्ट किया होगा, पंडित जी ने पूछा। यह भी तो हो सकता है कि उसके आगे का सफर उन्होंने मोटरसाइकिल को बिना स्टार्ट किए पैदल ही धकेलते हुए किया हो। क्यों? पंडित जी लगातार अपने सवाल किए जा रहे थे। यहाँ हर तरफ ऊंची ऊंची नीली पहाड़ियां हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई ऐसी पहाड़ या उसका ढलान आ गया जिसे वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर पार न कर सकते हो। गजराज ने अपने आप को प्रूव करते हुए कहा, हो तो कुछ भी सकता है मिस्टर गजराज, मगर हम जरा ऐसे संयोगों के होने की कल्पना कम ही क्या करते हैं। खैर, यहाँ खड़े खड़े बात करके शायद हमें काफी समय हो गया। देखिए, वातावरण में अंधेरा भी घिरने लगा है। क्यों ना हम यहाँ से चले, बाकी बातें डेरे में ही करेंगे। क्या इतनी बात हो जाने के बाद भी गजराज उसके डेरे में जाएगा? आगे जाने के बाद पंडित जी गजराज से कैसे कैसे सवाल पूछेगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 14वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हो तो कुछ भी सकता है मिस्टर गजराज, मगर हम जरा ऐसे संयोगों के होने की कल्पना ही किया करते हैं, पर मानते नहीं है। और हमें यहाँ बहुत देर हो गई है। चलो डेरे में चलते हैं और वहीं पर बात करेंगे। पंडित जी ने गजराज की तरफ ठंडी आंखों के साथ देखा। गजराज थोड़ा सा शांत हो गया था और उसने कहा, मैं तो पहले ही ये कह रहा हूं, चलो चलते हैं। कहने के साथ ही पंडित जी बेहोश पड़ी सीमा की तरफ बढ़ गई। फिर दोनों ने मिलकर सीमा को घोड़ी पर बैठा दिया। इस पहाड़ी के नीचे की तरफ यात्रा शुरू हो गई थी। रास्ते में गजराज ये सोच सोचकर खुश हो रहा था कि जिस पंडित जी को बहु मांगे इंसाफ का जसवंत चकमा नहीं दे सका, उसे मैंने दे दिया। लेकिन उसे बार बार ये ख्याल भी आ रहा था कि क्या पंडित जी सचमुच चकमे आए हैं? ऐसा लगता तो नहीं। और वे फिर अभी हुआ ही क्या है? अभी तो शुरू में आखिर तक कहानी उसे पंडित जी को सुनानी ही होगी। और उस लंबी कहानी में कहीं भी कोई भी मोटरसाइकिल की आवाज जैसा माइनर ल्यूज पॉइंट हो सकता है। पंडित जी के पैने दिमाग में वो छुप नहीं सकेगा। अपनी तरफ से पूरी बारीकियों के साथ गजराज से समूची कहानी का दृष्टिपात किया। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद कहानी का उस ल्यूज पॉइंट को पंडित जी को बताते समय गोल पर जाना था। मगर तभी उसे एक ख्याल आया कि किसी भी पॉइंट को वह गोल नहीं कर सकेगा, क्योंकि सीमा अभी जीवित है और होश में आने पर इन्हें वही सब कुछ बिल्कुल एक एक बातें बताएगी जो वहां पर हुआ था। उफ, ये सीमा जीवित क्यों है? गजराज ने अपने मन में सोचा। अगर वो मर गई होती तो कोई भी सशक्त कहानी बन पड़ती, और फिर भी सीमा के दिल में मेरे लिए अब भी वही स्थान होगा जो पत्थर पर चढ़ने से पहले था।
क्या अब भी वो मुझ पर इतना ही विश्वास करती होगी? बार बार यही बातें उसके दिमाग में घर किए जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करेगा। सीमा उठ जाती है तो वो क्या पंडित जी को सारी सच्चाई बता देगी या फिर अपने आप पर विश्वास नहीं करेगी? कहीं ऐसा ही नहीं कि सीमा ने भी महसूस कर लिया हो कि मैं उसे मारना चाहता हूं? कहीं गिरने से पहले उसने महसूस तो नहीं कर लिया कि अपने जूते से मैंने ही पत्थर को लुढ़काया था? वो बार बार यही बातें लगातार सोच रहा था। अगर ऐसा हुआ तो उसके होश आते ही मेरा खल खत्म हो जाएगा। अब उसे डर भी लग रहा था कि कहीं सीमा सच्चाई ना बता दे और पंडित जी उसे जेल की तरफ रवाना कर दे या फिर उसे वहीं पर मार दे। डेरे के अंदर पेट्रोमैक्स का दूधिया प्रकाश बिखरा हुआ था। वहां मौजूद एकमात्र बिस्तर पर सीमा के बेहोश जिस्म को डालकर गर्दन तक उसके कपड़ा उड़ा दिया और इस किस्म के सभी कार्य से फायरिंग होकर जब पंडित जी ने सिगरेट सुलाई तो साथ ही गजराज ने भी अपनी जेब से फोर स्क्वायर का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा ली। जमीन पर नीचे बिछे बिस्तर के कोने में स्वयं बैठते हुए पंडित जी ने और दूसरे कोने की तरफ इशारा करते हुए गजराज से कहा, बैठो मिस्टर गजराज। गजराज नहीं चाहता था कि सीमा के होश से आने से पहले पंडित जी कोई बयान को देना पड़े, अतः वो बोल पड़ा, क्या आपके डेरे में पानी नहीं है? जरूर है, क्यों प्यास लगी है क्या? पंडित जी ने पूछा। जी नहीं, गजराज ने कहा। तो मैं सोच रहा था कि हमें सीमा को होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए। पानी के छींटे चेहरे पर डालने से शायद उसकी चेतना लौट आए। लौट तो आएगी, मगर हमारे ख्याल से इस होश में लाना ठीक नहीं होगा। क्यों? जब ये बेहोश हुई थी तब दहशत के कारण बुरी तरह से घबरा गई थी। अब ये अपने आप से होश में आएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम इसे होश में लाने की कोशिश करेंगे तो इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। गजराज का दिल चाहा कि अपने ही बात मनवाने के लिए जिद करे, परंतु फिर यह सोचकर उसने इरादा त्याग दिया कि ऐसी जिद करने पर पंडित जी को लगेगा कि मुझे सीमा के दिमाग पर किसी बुरे असर पड़ने की फिक्र भी नहीं है और तब तक ये सोच सकते हैं कि मैं सीमा से कोई प्यार भी नहीं करता हूँ। उसकी ये बिल्कुल विवश हो गया था। वो नहीं चाहता था कि पंडित जी को जरा सा भी किसी बात का कोई भी शक हो जाए। आगे बढ़कर गजराज बिस्तर के दूसरे कोने पर जाकर बैठ गए। हम वो लंबी कहानी जानना चाहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सीमा को हमने मौत के इतने करीब देखा है। उसके बैठते ही अचानक से पंडित जी ने उसे ये सवाल पूछ लिया। वही हो गया जिसका डर था। गजराज को हिम्मत हारनी पड़ी और अब शुरू हो जाना गजराज के लिए शुरू होने से कहीं ज्यादा खतरनाक था और वह शुरू हो ही गया। उसने सारी बातें बता दी जो उसकी नजर में सीमा को मालूम थी। जो बारीक पॉइंट उसने फुलो फुलो में गोल करने चाहे उन्हें बीच बीच में पंडित जी ने डीप सवाल करके स्पष्ट करा लिए। पत्थर के साथ ही सीमा के ढलान पर लुढ़कने तक की कहानी सुनते सुनते पंडित जी के चेहरे पर हैरत के भाव उभर आए। गजराज के चुप होने पर वो बोले, बहुत ही अजीब है, हैरत अंगेज और सनसनी से भरे हुए आज ये क्षण सुबह से आप पति पत्नी पर गुजरते चले आ रहे हैं। क्या करे, पंडित जी मजबूर थे। अब आप ही बताइए कि इस हालातों में पति पत्नी का एक सीधा साधा और सामान्य सा जोड़ा कर भी क्या सकता है? सचमुच कुछ भी नहीं, पंडित जी ने कहा। ऐन वक्त पर यदि आप न आ गए होते तो सीमा तो शायद मर ही चुकी होती। मैं भी जीवित न रहता। शायद उसी ढलान पर लिद्दर में कूदकर अपनी जान दे देता। अपनी बात पर विश्वास होता हुआ देखकर गजराज ने उससे कहा। लेकिन यहाँ पर पंडित जी कुछ और ही ख्यालों में खोए हुए थे। वो एकदम से गजराज की तरफ देखे और उनसे पूछ लिया, तो जो कुछ तुमने बताया है उसके मुताबिक मांगेराम की लाश सर्वेंट क्वार्टर में है और टॉमी की लाश पानी की टंकी में अभी भी तक पड़ी होगी। गजराज जानता था कि कम से कम मांगेराम की लाश सर्वेंट क्वार्टर में बिल्कुल नहीं है, इसलिए बोला, शायद। और उस सुअर की लाश भी? जी हाँ, उसे भी वहीं पर होना चाहिए। डरावने चेहरे वाला शीशे के बाहर खड़ा होकर आपको डराता है। आप उस पर फायर करते हैं मगर गोलियों की उस पर कोई असर भी नहीं होता। ऐसा क्यों? पंडित जी ने कहा। नकली गोली के चक्कर से बचने के लिए गजराज ने कहा, मुझे तो लगता है कि उसने कोई बुलेट प्रूफ लिबास पहन रखा होगा। बेशक किसी भी व्यक्ति पर केवल दो ही स्थितियों में गोली असर नहीं करती, पहली जो तुमने कही और दूसरी ये कि रिवॉल्वर में गोलियां ही नकली हो। गजराज ये सुनकर एकदम हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, वो रिवॉल्वर मेरा है, भला उसमें नकली गोलियां कैसे हो सकती हैं? पंडित जी इस तरह मुस्कुराए जैसे उसने बचकानी बात ही बोल दी हो। जो आदमी आपके बंद कमरे में सुअर को पहुंचा सकता है उसके लिए रिवॉल्वर में भरी गोलियों को बदल देना भी मुश्किल नहीं होगा।
लेकिन अगर रिवॉल्वर में नकली गोलियां होती तो भला सुअर। वेरी गुड, ये एक सशक्त पॉइंट है। क्या आपने आज सारे दिन में कभी अपने रिवॉल्वर के चैम्बर को खोलकर देखा है? पंडित जी ने पूछा। नहीं, ये सेफ पॉइंट गजराज अपने पास रखना चाहता था, और उसके उत्तर के बाद इस बार पंडित जी ने एकदम से कोई सवाल नहीं किया, बल्कि अचानक ही बड़े कुटिल और रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराने लगे। अपने इस मुस्कुराहट के समान गजराज के कलेजे में उतरती चली गई। एकदम से उसे लगा कि जाने पंडित जी क्या समझ गए हैं। वो एकदम से विचलित और बेचैन हो उठा। बिना उसे पूछे रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ लिया, आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हम एक बार ये फिर साबित कर सकते हैं कि हमारे कान आंखों से भी ज्यादा काम करते हैं। वो कैसे? अचानक ही गजराज का दिल बड़ी जोर जोर से धड़कने लगा था। पंडित जी ने अपने जेब से उसका रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, हमारा दावा है कि इसमें गोलियां नकली भरी हुई थी। ये दावा आप कैसे कर सकते हैं? गजराज एकदम से चौंक गया और उसने पूछ लिया। ये बोलते बोलते गजराज का बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में अनगिनत बार गोलियों की आवाज सुनी, और इसी आवाज के आधार पर हम दावा पेश कर सकते हैं कि वह असली गोली का धमाका नहीं था। पंडित जी ने फिर से कहा, हे भगवान, इस जालिम से कुछ भी छुप सकेगा या नहीं? गजराज मन ही मन बड़बड़ा रहा था। मन ही मन कांपते हुए गजराज ने खुद से कहा, हद करते हैं आप, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ऐसे अवसरों पर हमारे बुजुर्ग एक कहावत छोड़ गए हैं, यह कि नाई की दुकान पर बाल कटाने गए किसी व्यक्ति ने पूछा, नाई नाई, मेरे बाल कितने हैं? जवाब में नाई बोला, अभी आपके सामने आ जाते हैं जजमान। रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए पंडित जी ने चैम्बर खोल ही दिया। पूरे चैम्बर में एकमात्र एक ही गोली थी। गजराज के पसीने छूटने को हो रहे थे। घबराहट को छुपाने के लिए उसने अपनी जेब से दूसरी सिगरेट निकालकर सुलगा ली। जब तक पंडित जी चैम्बर को उलट चुके थे और अपनी हथेली पर उस गोली को निकाल लिया था। क्या लगता है ये गोली असली थी या नकली? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एकदम से रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए पंडित जी ने चैम्बर खोल दिया। पूरे चैम्बर में मात्र एक ही गोली थी। गजराज के पसीने छूटने को हो रहे थे। घबराहट को छुपाने के लिए उसने जेब से दूसरी सिगरेट सुलगा ली। तभी पंडित जी ने उस चैम्बर को उलट चुके थे और उसने अपने हथेली पर उस गोली को निकाल लिया था। पंडित जी ने दूसरे हाथ से वो गोली उठाई और गजराज को दिखाते हुए बोले, ये देखो मिस्टर गजराज, क्या तुम इसे असली गोली कह सकते हो? गजराज का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वो एकदम से बड़बड़ाकर बोला, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे रिवॉल्वर में नकली गोली कहां से आ गई। सारा काम पूरी तरह से सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। प्लानर्स को यह मालूम था कि जो हालात में वे तुम्हारे सामने आगे आ रहे थे, उनमें फंसकर तुम सबसे पहला फायर सुअर पर करोगे। अतः पहली गोली इसमें असली ही रखी गई और प्लानर के हिसाब से ऐसी अवस्था में तुम्हें इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि रिवॉल्वर में बाकी गोलियां नकली हैं। मगर इतना सब कुछ कौन कर सकता है? गजराज ने एकदम से चौंक कर कहा, आपकी पत्नी। पंडित जी ने कहा। गजराज यूं उछल पड़ा जैसे किसी शक्तिशाली स्विंग से उसे उछाला हो। सिगरेट हाथ से छूट गई और अचानक ही उसका सारा जिस्म पसीने से भरभरा उठा। हैरत में वो डूबी ही बिना विश्वास की नजरों से पंडित जी को देखता रह गया। उन पंडित जी को जिनके होठों पर मंद मंद मुस्कुरान आ रही थी। गजराज महसूस कर रहा था कि आवाज गले में कहीं फंस रही है और बड़ी ही मुश्किल के साथ वो कह पाया, आप ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कि सीमा ऐसा कर सकती है। पंडित जी ने फिर से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये नामुमकिन है। गजराज ने कहा, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। पंडित जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा। मगर? गजराज ने पूछा। हर तरफ से बंद बेडरूम में केवल आप दोनों ही थे, इसलिए आप दोनों में से किसी की मदद के बिना सुअर अंदर नहीं आ सकता। दरवाजा अंदर से खोला गया। सुअर को कमरे में लेकर दोबारा बंद कर दिया गया। ये काम सीमा उस वक्त बड़ी आसानी से कर सकती है जब आप सो रहे थे, और आपके रिवॉल्वर की गोलियां बदल लेना बड़े आसान काम है और ये सीमा ने कर दिया होगा। फिर सुबह के 5 बजे आपको जगाकर उसने ड्रामा शुरू कर दिया। पंडित जी ने इतनी ही देर में एक नई कहानी बुनकर उसके सामने पेश कर दी थी।
गजराज को लगा कि मैं पंडित जी की बातों पर व्यू जाल में फंसने जा रहा हूं या किसी हद तक फंस भी चुका हूं। अपने ऊपर ऐसे बहुत ज्यादा संभल कर इस खुर्राट आदमी का सामना नहीं किया, ये मेरे हाथ में हथकड़ियां लगवा देगा। इस पर गजराज ने कहा, लेकिन सीमा ऐसा क्यों करेगी? ये हम सीमा के अतीत को खंगालने की जान सकते हैं, पंडित जी ने कहा। मतलब? गजराज की आंखों में इस वक्त वैसे ही भाव थे जैसे उस हिरण की आंखों में होते हैं जिस पर झपटने की तैयारी शेयर कर रहा हो। उसने अपनी नीली आंखों से उन्हीं आंखों में झांकते हुए पंडित जी से पूछा, गौर करके बताइए मिस्टर गजराज, क्या आपकी पत्नी की जिंदगी में कोई दूसरा पुरुष तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, गजराज ने कहा। आपकी शादी होने से पहले रहा हूं, पंडित जी ने पूछा। जहां तक मेरी जानकारी है कोई नहीं रहा। दूसरी वजह दौलत भी हो सकती है, पंडित जी ने कहा। दौलत? गजराज की आवाज कांप गई। पंडित जी ने कहा, आपके बाद से आपकी सारी दौलत की मालकिन शायद सीमा ही बने। धड़कते दिल से गजराज को कहना ही पड़ा, मेरे पास अपनी कोई दौलत नहीं पंडित जी, सारी दौलत सीमा की ही है। क्या मतलब? पंडित जी के माथे पर बल पड़ने शुरू हो गए थे। हालांकि जानता हूं कि उस बात की रोशनी में आप जो शक सीमा पर कर रहे हैं वही मुझ पर करने लगेंगे, मगर फिर भी हकीकत आपको बताने में कोई हिचक महसूस नहीं कर रहा हूं। ये बात बताना गजराज को मजबूरी थी और वो धीरे धीरे कर कर सारी बातें बताना शुरू कर देता है। मैं मूल रूप से अमृतसर का निवासी हूँ। दिल्ली में अपने मामा की प्रिंटिंग प्रेस चलाता हूँ। वहीं मेरी मुलाकात सीमा से हुई। प्यार के बाद हमने शादी कर ली। सीमा के माता पिता करोड़ों की दौलत छोड़कर उसके नाम मरे हैं और केवल उसके अंकल जीवित हैं, वे भी अंधे हैं। मैं भी उसी कोठी में रहने लगा। पंडित जी के होठ सीटी बजाने में से अंदाज में सिकुड़ गई और वो एकदम से बोले, इसका मतलब ये कि दौलत की वजह से भी सीमा पर शक नहीं किया जा सकता। अब अपने बचाव के लिए गजराज हर तरफ से बिल्कुल चौकन्ना नजर आ रहा था। वो समझ सकता था कि इतनी बातों के बाद भी पंडित जी क्या सोच सकते हैं। इस बात को खुद कहकर उसने इस बात को हल्का करने के लिए निश्चय किया और बोला, लेकिन इस अतीत की मौजूदगी में मुझ पर शक किया जा सकता है। क्यों? पंडित जी बड़े ही दिलचस्प ढंग से मुस्कुरा दिए। नजर आता है कि दौलत की वजह से मैं सीमा को, गजराज ने कहा। पंडित जी एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़े। नजर तो आता है मिस्टर गजराज, मगर यकीन मानो हमारे सवालों के पीछे ऐसी मंशा बिल्कुल नहीं थी। गजराज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सीमा के होठों से निकली करहा ने दोनों का ध्यान भंग कर दिया। गजराज का दिल घंटे की तरह बजने लगा। आह, आह! सीमा के होठों में दर्द की डूबी कराहें निकल रही थी। पंडित जी ने एक सिगरेट सुलगा ली और जबकि गजराज अधीर भाव से सीमा के सिरहाने पहुंचा और उसके सिर को अपनी गोद में रखकर बोला, होश में आओ सीमा, देखो हमें पंडित जी का सहारा मिल गया है। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सीमा के होठों से निकलने वाली कराहें तेज होती चली गई थी। खोलने के प्रयास में सीमा की आंखें फड़फड़ा रही थी और मुंह से निकला पानी। पंडित जी तुरंत अपने स्थान से उठे और डेरे के एक कोने में रखे प्लास्टिक के कैन में से उसे ढक्कन में पानी लेकर आ गए। सीमा के मुंह में पानी डाल दिया गया और जब उसने आंखें खोली तो गजराज और पंडित जी ने भी मौत की छाया को उसमें नाचते हुए देखा था। गजराज ने तो उसे दोबारा से सांत्वना दी। अब आतंकित होने की कोई वजह नहीं रह गई है सीमा, पंडित जी के हम संरक्षण में आ गए हैं और अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमें कोई कुछ नहीं कह पाएगा और ना ही हमारा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। डर से कराहती सीमा ने पंडित जी की तरफ देखा। फिर गजराज ने जल्दी जल्दी संक्षेप में उसे पंडित जी का परिचय दे दिया। उसकी आंखों में राहत के चिन्ह नजर आए, परंतु दर्द युक्त कराहें अब भी मुंह से निकल रही थी। उसे बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। क्या बात है बेटी, कहाँ दर्द है क्या? पंडित जी ने पूछा। सीमा ने बड़ी मुश्किल से कमजोर स्वर में कहा, टांगों में, मेरी टांगों में बहुत दर्द है राज, हिल नहीं पा रही हैं। मैं मेरी टांगों को इच्छा से हिला भी नहीं पा रही हूँ राज, बहुत दर्द हो रहा है। ये सोचकर गजराज घबरा गया कि सीमा की टांगों को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, परंतु अगले ही पल उसे सांत्वना देता हुआ वो बोला, घबराओ मत सीमा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। तुमने बताया था ना कि वो पत्थर सीमा के पैरों पर से ही होता हुआ नदी में गिरा था, पंडित जी ने पूछा। जी। ओह! पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तुम्हारी उम्र हमारी बेटी की जैसी है सीमा बेटी, अगर इजाजत दो तो क्या हम तुम्हारी टांगे देख सकते हैं? सीमा के स्थान पर गजराज बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी,
अगर आप बता सकते हैं तो जल्दी से देखकर बताइए कि मेरी सीमा के पैरों को क्या हो गया है। पंडित जी ने टांगों की तरफ कपड़ा हटाया और साड़ी पहले घुटने तक सिमटी हुई थी। घुटनों के नीचे सीमा की दोनों टांगों का हिस्सा बुरी तरह से सूजा हुआ था। पंडित जी के हाथ रखते ही सीमा दर्द से चीख पड़ी। पंडित जी ने हाथ हटा दिया। उन्होंने सीमा से कहा, जरा अपने पैर की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करो। फिर सीमा को उन्होंने कोशिश करते देखा, मगर उंगलियां नहीं हिली। पंडित जी के चेहरे पर एकदम चिंता की लकीरें आ गई थी। पंडित जी के ऐसे चिंता भरे चेहरे को देखकर गजराज उसी की तरफ देख रहा था और उसे जैसे आंखों ही आंखों में कोई सवाल करना चाहता हो कि सीमा कैसी है और उसके पांव को क्या हुआ है। लेकिन पंडित जी ने उसकी तरफ कोई ध्यान न देते हुए सीमा की बाई टांग धीमे से पकड़ी। फिर अचानक से एक तेज झटका दिया उन्होंने। दर्द की अधिकता के कारण सीमा का हलक फाड़कर चिल्ला उठी। क्या कर रहे हो पंडित जी? चकित अंदाज में लगभग चीखते हुए गजराज ने पूछा। टांगों पर कपड़ा ढकते हुए पंडित जी ने गंभीर स्वर में एक सुलझे हुए डॉक्टर की तरह सीमा को सुनाने के लिए कहा, टांगों में सिर्फ सूजन है, हड्डी आदि कोई नहीं टूटी है। भगवान का शुक्र है कि टांगों पर से इतने भारी पत्थर के गुजर जाने के पर केवल सूजन ही आई है। अब क्या होगा पंडित जी? ज्यादा घबराने की बात नहीं, कुछ दवाओं, आराम और थोड़ी सी मालिश के बाद सूजन उतर जाएगी। लेकिन यहाँ यहाँ फर्स्ट एड के रूप में सीमा को आराम देने के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी इलाज हो सकेगा वो पहलगाम बल्कि शायद श्रीनगर पहुंचने पर ही मिलेगा। लेकिन श्रीनगर तक हम सीमा को इस हालात में लेकर पहुंचेंगे कैसे? पहुंच जाएंगे मिस्टर गजराज, बहुत ज्यादा फिक्र मत करो। सुबह होते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सीमा के लिए हमारे पास घोड़ी है। डाक बंगले पर पहुंचने के बाद पहलगाम पुलिस स्टेशन को फोन कर देंगे। लेकिन डाक बंगले के फोन पर तो प्रत्येक नंबर पर दूसरी तरफ से सिर्फ निकलसन नाम का आदमी ही फोन उठाता है। जाने क्यों पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे साथ घटी घटनाओं में से सबसे अजीब और दिलचस्प बात है, दुनिया में आज तक कोई ऐसी तकनीक निर्मित नहीं जिससे फोन में वो खूबी भरी जाए। अतः हम उसे फोन को चेक जरूर करना चाहेंगे। अगर फोन के माध्यम से हमें डाक बंगले पर कोई भी बाहरी मदद न मिली तो वहां से पहलगाम तक यात्रा भी इसी तरह करनी होगी। गजराज ने बिल्कुल अधीर स्वर में पूछा, क्या हम इसी समय नहीं निकल सकते? रात काफी हो गई है, रास्ता बहुत ही अलग तरीके का है। डाक बंगले की तरफ रवाना हो जाना इस वक्त बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं। फिर क्या उन तीनों का डर तुम्हारे दिमाग से निकल गया है? आप जो हमारे साथ हैं, गजराज ने कहा। अजीब ढंग से मुस्कुराने के बाद पंडित जी ने कहा, मैं कोई पहलवान सैमसन या जेम्स बॉन्ड तो नहीं जो तीन तीन हथियारबंद गुंडों के कब्जे में न आऊं। दिमाग से काम करने वाले जासूस जरूरी नहीं कि हाथापाई में किसी एक व्यक्ति का सामना भी उतनी ही सफलतापूर्वक कर सके, और उतना खतरा तो यहां भी है, गजराज ने कहा। मौत यदि सिर पर आ ही जाए तो मुर्दा भी उठकर उसे लगता है मिस्टर गजराज। ऐसे किसी भी अवसर पर हम हमेशा अपने पास रिवॉल्वर रखते हैं और उसमें नकलियां गोलियां कभी भी नहीं होती है। ऐसी बात नहीं कि पंडित जी के आखिरी वाक्य में छुपे व्यंग्य को गजराज समझा नहीं हो, परंतु बात आगे न बढ़े इसलिए बिना कुछ सोचे समझे कि बोले में वो उसने भलाई समझी और बोला, इसका मतलब आज रात हमें यहाँ सीमा को चीखते सुनना होगा। आज की रात हम दोनों को जागकर गुजारनी होगी, पंडित जी ने कहा। सुरक्षा की दृष्टि से हमें जागना तो चाहिए ही। गुड, कहकर वे सीमा की तरफ मुखातिब होकर बोले, क्या तुम कुछ बोलने की स्थिति में हो सीमा बेटी? जी, सीमा ने कहा। आज सुबह जो कुछ हुआ उसे हम तुम्हारे मुंह से बिल्कुल एक एक शब्दों में सुनना चाहेंगे। शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। क्या सीमा पंडित जी को सारी बातें बता देंगी या फिर गजराज बीच में ही कोई अड़ंगा लगा देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो को जो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।